हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ज्वर चिकित्सा। आज मैं आपको ज्वर की चिकित्सा समझाऊंगा और समझाने के साथ साथ आपको याद भी कराऊंगा एक सिंपल और इजी तरीके से और कुछ सिंपल ट्रिक्स और कोडिंग्स के साथ। ज्वर चिकित्सा में आज हम 5 चिकित्साएं देखेंगे। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली जो है वह तरुण ज्वर चिकित्सा, फिर दूसरे नंबर पे है जीर्ण ज्वर चिकित्सा, थर्ड नंबर की जो चिकित्सा है धातुगत चिकित्सा। यह चिकित्सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज मैं आपको इसका एक श्लोक भी याद कराऊंगा। आप सभी श्लोक भूल सकते हैं, परंतु यह श्लोक जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वह आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताऊंगा सन्निपात ज्वर चिकित्सा और फिफ्थ पे मैं आपको बताऊंगा आगुंतज ज्वर की चिकित्सा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तरुण ज्वर चिकित्सा। आज मैं आपको तरुण ज्वर की चिकित्सा बताऊंगा। तरुण ज्वर क्या होता है? जो ज्वर 7 दिन तक रहता है उसे हम तरुण ज्वर या नव ज्वर भी बोलते हैं। जो ज्वर 12 दिन तक रहता है उसे हम मध्य ज्वर बोलेंगे, और जो 12 दिन से अधिक तक शरीर में बना रहता है उसे हम जीर्ण ज्वर या पुराण ज्वर या पुराना ज्वर भी बोलेंगे। तो सबसे पहले आज हम तरुण ज्वर की चिकित्सा देखेंगे। तरुण ज्वर की एकमात्र चिकित्सा है लंघन या उपवास करना। मतलब तरुण ज्वर होने पर हमें सबसे पहले लंघन या उपवास करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लंघन या उपवास करने से क्या लाभ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे हमें पता है कि जो ज्वर है वो आमाशयगत होता है। लंघन करने से जो आमाशय में जो दोष है या आमाशय में जो आम है उसका पाचन हो जाता है, दोष नष्ट हो जाते हैं, और उस दोष के नष्ट होने से जठराग्नि जो है वो उत्तेजित हो जाती है, आम का पाचन हो जाता है और ज्वर शांत हो जाता है। दोबारा सुनिए, लंघन करने से या उपवास करने से दोष नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि उत्तेजित हो जाती है, जठराग्नि उत्तेजित होने से आम का पाचन हो जाता है और ज्वर शांत हो जाता है। अब मैं आपको एक इसका श्लोक बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। लंघन स्वेदनम कालो, अर्थात सबसे पहले तरुण ज्वर की चिकित्सा लंघन, फिर हमें क्या करना है स्वेदन, और कालो, यह काल मतलब समय, हमें कितने दिन का समय व्यतीत करना है। मतलब हमें पता है कि ज्वर जो तरुण ज्वर है वो 7 दिन तक रहता है, परंतु इसमें हमें +1 अर्थात 8 दिन तक का समय व्यतीत करना है। 8 दिन का समय व्यतीत करना है। उसके बाद यवागुस तिक्त रसो, मतलब तिक्त रस से सिद्ध यवागु का भी सेवन करना है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर हमें इस समय भूख लगे इन 7 दिनों में, तो हम क्या करेंगे, तिक्त रस से सिद्ध यवागु का सेवन करेंगे। उसके बाद जो हमने बताया सबसे पहले वही चीज यहाँ पर आ गई, उपवास करना है, उसके बाद स्वेदन करना है, फिर काल मतलब 8 दिन का समय व्यतीत करना है, और तिक्त रस से सिद्ध यवागु अर्थात जल का सेवन करना है। अब यहाँ ये जल हम कौन सा लेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। षडंग पानीय जल, हमने रस शास्त्र में षडंग पानीय जल के बारे में भी पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि षडंग पानीय जल, इसमें जैसे हमें नाम से लग रहा है षडंग, मतलब इसमें 6 घटक से मिलकर बनता है। वह घटक कौन कौन से है? सौंठ और सुगंध बाला, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, लाल चंदन और खश। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? हम श से याद कर सकते हैं सौंठ और सुगंध बाला, इस प से हम याद कर सकते हैं पित्त पापड़ा, न से हम याद कर सकते हैं नागरमोथा, और ल से हम याद कर सकते हैं लाल चंदन। अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो रक्त लाल किसका होता है? खरगोश का, और उस खरगोश से हम ख अर्थात खश को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सब द्रव्य को हमें 2-2 ग्राम लेना है और उसे
3/4 अर्थात 750 ml जल में हमें मिलाना है और उस जल को हम पकाएंगे और जब वह आधा बच जाए तो उसके बाद उसे ठंडा करने के बाद उसका सेवन करना है। तो ये था तरुण ज्वर। उसके बाद हम देखेंगे जीर्ण ज्वर, जो दूसरे नंबर का है जीर्ण ज्वर। अब जीर्ण ज्वर हमें पता है 7 दिन तक जो रहता है वो तरुण ज्वर, 12 दिन तक रहता है वो मध्य ज्वर, और जो 12 दिन से अधिक जो होता है उसे हम जीर्ण ज्वर या पुराण ज्वर भी कहेंगे। तो हम जीर्ण ज्वर की चिकित्सा देखेंगे अब यहाँ पर। तो ज्वर जो पुराना हो ये हमने देख ही लिया, जिसमें पित्त और कफ क्षीण हो, मतलब अगर पित्त और कफ क्षीण है तो क्या अधिक होगा? वात अधिक होगा। ज्वर जो पुराना हो और जिसमें पित्त और कफ क्षीण हो लेकिन वात अधिक हो, और उस वात अधिकता के कारण हमारा मल रूक्ष हो गया, क्योंकि हमें पता है जो हमारी वात है, वात का गुण होता है रूक्ष्ण, और उस रूक्ष से यह मल को भी रूक्ष कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे, यह मैं मानता हूं यह जो चिकित्सा है इसे मैं बोलता हूं यू शेप चिकित्सा। मतलब आपको याद रखना है, आगे में मैं आपको बताऊंगा ये यू शेप चिकित्सा क्या होती है। मतलब वात की चिकित्सा बस्ती, पित्त की चिकित्सा विरेचन, कफ की चिकित्सा वमन। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? वात पित्त कफ वमन विरेचन बस्ती। तो ये यू शेप ले रहा है, वात पित्त कफ वमन विरेचन और बस्ती। मतलब वात की चिकित्सा बस्ती, पित्त की चिकित्सा विरेचन और कफ की चिकित्सा वमन। तो ये है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी चिकित्सा क्या होती है। अब हमें पता है वात अधिक है, तो वात की चिकित्सा है बस्ती। तो हमें यहाँ पर बस्ती देखनी है, और अनुवासन बस्ती देनी है। और कौन से द्रव्यों की बस्ती देनी है? अब वात के कारण सब रूक्ष हो गया, तो इस रूक्ष के विपरीत हमें स्निग्ध द्रव्यों की अनुवासन बस्ती देनी है। किसमें? हमें जीर्ण ज्वर में। तो अब आपको ये याद हो गया होगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। जीर्ण ज्वर में ही एक आता है विषम ज्वर। आपने ज्वर में पढ़ा होगा कि विषम ज्वर 5 प्रकार के होते हैं। तो उन 5 विषम ज्वरों में हमें कौन सा कषाय और कौन सा घृत देना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 विषम ज्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि संतः, सततः, अन्य घुष्क, तृतीयक और चतुर्थक, ये आपको इसके नाम याद ही होंगे। अब हम देखेंगे कि हम इसमें कौन से कषाय देंगे। तो हमें एक छोटी सी कोडिंग याद करनी है कि कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई। आप इमेज देख रहे होंगे, कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई। तो हम कैसे याद करेंगे? कल से हम याद रखेंगे कलिंग आदि कषाय, प से हम याद रखेंगे पटोल आदि कषाय, न से हम याद रखेंगे निम्दादि कषाय, कार से हम याद रखेंगे किरात तिक्त आदि कषाय, और ग से हम याद रखेंगे गुडुचे आम्लक आदि कषाय। तो इन्हें हम इन कषायों को हम पंच विषम ज्वर घन कषाय भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से ये याद कर सकते हैं कि हम सतह में क्या देंगे, संततः में क्या देंगे, अन्य घुष्क में क्या देंगे, तृतीयक में क्या देंगे और चतुर्थक में क्या देखेंगे। हम इस कोडिंग से याद कर सकते हैं कि कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई, तो हम इसमें देंगे कलिंग आदि कषाय, पटोल आदि कषाय, निम्बादि कषाय, किरातिक्त आदि कषाय, गुडुचे आम्लक आदि कषाय। उसके बाद घृत, हमें 3 घृत का यहाँ वर्णन किया है, पिप्ल्यादि घृत, वासादि घृत और बल्यादि घृत। तो ये था जीर्ण ज्वर। अब हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट धातुगत ज्वर चिकित्सा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसका आपको श्लोक भी याद कराऊंगा। तो उस श्लोक को याद करने से पहले हमें कुछ चीज समझनी होगी। हमें पता है हमारे धातु कितने होते हैं, 7 धातु होता है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले रस लेंगे, फिर रक्त लेंगे, फिर 2-2 के पेयर मतलब मांस मेद और अस्थि मज्जा को साथ लेंगे। हम शुक्र को हम इसलिए नहीं लेंगे कि हमें पता है जो शुक्रगत जो ज्वर होता है वो असाध्य होता है, अर्थात उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले रस देखेंगे, फिर रक्त, फिर 2-2 का पेयर बनाएंगे, मांस मेद और अस्थि मज्जा। अब हम इसे किस चीज से कोरिलेट कर सकते हैं? हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रस, जो कफ होता है वो रस होता है, रक्त को हम रक्त से ही कोरिलेट करेंगे, मांस मेद को हम पित्त से कोरिलेट करेंगे। हमें पता है कि रक्त को हम पित्त से कोरिलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रक्त को
पित्त से कोरिलेट नहीं करेंगे, हम रक्त को रक्ति लेंगे और मांस मेद में पित्त रखेंगे और फिर अस्थि, हमें पता है अस्थि के अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें होता है वात, तो हम वात को अस्थि मज्जा से कोरिलेट करेंगे। अब हम यहाँ पर वही आश्रयाशी भाव अर्थात यू शेप चिकित्सा आ जाती है। हमें पता है कफ की चिकित्सा क्या होती है, यू शेप चिकित्सा मैंने पहले बताई थी आपको, वात पित्त कफ। तो यू शेप चिकित्सा में कफ की चिकित्सा होती है वमन। तो हम इसमें रस में हम कौन से चिकित्सा करेंगे, वमन। और ज्वर की चिकित्सा हमें तरुण ज्वर की चिकित्सा क्या थी, लंघन अर्थात उपवास। तो रस में हम देंगे वमन और उपवास। रक्त में हम पता है अगर हमारी रक्त मतलब स्किन के ऊपर कोई डिजीज या रक्त निकल जाता है तो हम उसमें क्या देते हैं, सेक और प्रदेह। और रक्त का हमेशा हम संशमन करते हैं। संशमन और संशोधन में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि संशमन का मतलब होता है दोषों का शमन करना और संशोधन का मतलब होता है उसे शरीर से निकालना। अब यहाँ पर रक्त है, रक्त का हम संशोधन तो कर नहीं सकते, तो हम रक्त का क्या करेंगे, संशमन। और सेक प्रदेह, तो हमें पता है सेक हम ऊपर से हमें सेकते हैं और प्रदेह मतलब लेप लगाते हैं। तो रक्त की चिकित्सा सेक प्रदेह और संशमन। उसके बाद पित्त की चिकित्सा वही आप यू शेप चिकित्सा में देखिए क्या होगी, विरेचन। और ज्वर की चिकित्सा उपवास तो है ही है। उसके बाद आता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अब यू शेप चिकित्सा हमें ये हमने इसे वात से कोरिलेट करा था। अब हमें पता है वात, यू शेप चिकित्सा में वात की चिकित्सा क्या होती है, बस्ती। तो इसमें हम कौन सी बस्ती देंगे, निरहु और अनुवासन बस्ती। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ ये चीज याद रखनी। अगर आपको ये याद होगी तो आप इतने 4 लाइन का श्लोक बिना पढ़े सिर्फ लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो श्लोक कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है रस, फिर रक्त, फिर मांस मेद और अस्थि मज्जा। तो अभी हमने ये लिख लिया, अभी तक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सबसे पहले हमें लिखना है रस, रक्त, मांस मेद और अस्थि मज्जा। उसके बाद देखिए कि हमें यहाँ पर स्थे, उसके बाद स्थे, फिर इस स्थे को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, स्थिते और फिर गते। तो ये चीज हमें इनके आगे लिखनी है, स्थे फिर स्थे, फिर इस स्थे को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, स्थिते, और लास्ट में बचेगा गते। तो अब हम इसे इनके आगे लिख देते हैं। अब हमने इनके आगे लिख दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कहानी बनती है। हम पूछते हैं रस से कि रस तेरी चिकित्सा कब करे, पहले करे या बाद में करे। रस बोलता है नहीं भाई अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ, मेरी चिकित्सा तुम बाद में करना। तो हम उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। हम बोलते हैं ठीक है भाई रस, हम तेरी चिकित्सा बाद में करेंगे। रक्त, रक्त का नाम लेने से ही डर लगता है क्योंकि वह रक्त है। तो रक्त बोलता है भाई मेरी चिकित्सा तो तुम आगे भी करो और पीछे भी करो, मतलब पहले भी करो और बाद में भी करो। इस बात से भी हम सहमत हो जाते हैं और हम बोलते हैं ठीक है हम तेरी चिकित्सा पहले भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। मांस बोलता है मुझे तो इन सब से बहुत ही डर लगता है, तो तुम मेरी चिकित्सा पहले ही कर लो। हम इसकी बात से भी सहमत हो जाते हैं, मांस की चिकित्सा हम पहले करेंगे। और लास्ट में है अस्थि मज्जा। अब हम ऐसे याद कर सकते हैं, अस्थि मतलब हड्डी। अब हड्डी टूटती है तो प्लास्टर बाद में चढ़ता है। तो भाई अस्थि बोलती कि मेरी चिकित्सा तुम बाद में करना जब मैं टूट जाऊं। ठीक है, तो हम इसकी बात से भी सहमत हो जाते हैं। बस अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाले वमन, उपवास, सेक, प्रदेह, विरेचन, उपवास, निरु, अनुवास, इन्हें इनके आगे लिख देना है। अब देखिए हम ज्वरे, रसस्ते, हमने ये सिंपल ये लिख दिया वमन को वमन, और उसके बाद उपवास को यहाँ ऊ और पवास लिख दिया, और च कार्यत मतलब ये इसमें कारगर होता है। इतना आपको लिखना है। सिर्फ हमने क्या करा, वमन और उपवास को इनके सामने लिख दिया, और च कार्यत मतलब ये इसमें कारगर होता है, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पे। रक्त हमने बोला था रक्त की चिकित्सा हम पहले भी करेंगे बाद भी करेंगे, तो इसमें हम सेक प्रदेह पहले लिख लेंगे और संशमन बाद में लिख देंगे। तो देखिए मैंने सेक प्रदेह पहले लिख दिया तथा संशमनानी च लिख दिया ये बाद में। अब मास ने बोला था मेरी चिकित्सा तुम पहले करो, तो इसमें हम वहन, विरेचन और उपवास पहले लिख देंगे। तो मैंने वही करा, विरेचन स उपवास मतलब विरेचन के साथ उपवास, और लास्ट में हितम मतलब हितकारी होता है। उसके बाद बचता है अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में हमने बताया था इसमें हम बाद में करेंगे, तो इसमें मैं सिर्फ ये लिख निरु और अनुवासन हम बाद में लिख दिया। तो आप देखिए इसमें भी मैंने विरेचन और निरु और अनुवासन बाद में लिखा। देय निरु स अनुवासन मतलब निरु के साथ अनुवासन देना है। तो ये था
अब आप इस श्लोक को एक दो बार अगर आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको श्लोक याद हो जाएगा। तो ये था धातुगत ज्वर की चिकित्सा, अर्थात रसगत जब ज्वर होता है तो उसमें हम वमन और उपवास देते हैं, रक्तगत जो ज्वर होता है उसमें हम सेक प्रदेह देते हैं, मांसगत जो ज्वर होता है उसमें हम विरेचन और उपवास देते हैं, और अस्थि मज्जा गत जो ज्वर होता है उसमें हम निरू और अनुवासन बस्ती देते हैं। तो ये था श्लोक, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चिकित्सा की ओर, सन्निपातज ज्वर चिकित्सा। अब हमें पता है सन्निपातज अर्थात तीनों दोष, त्रिदोषन मतलब तीनों दोष की वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे इस वृद्धि को हम क्या नाम देंगे। हम पहले देंगे वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम। वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है ना, वैसे वृद्ध मतलब कम बढ़ावा, फिर वृद्धतर मतलब ज्यादा बढ़ावा, और वृद्धतम मतलब सबसे ज्यादा बढ़ावा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप अभी बस मुझे सुनिएगा। ये देखेंगे इसमें हम एक दोष को बढ़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोष तो सभी बढ़े हुए हैं, अब आप इसे बढ़ाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमें सिर्फ ये याद करना है कि हमें इसमें एक दोष को बढ़ाना है, फिर हमें बढ़े हुए दोष को कम करना है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है, हमें कफ दोष का स्थान आमाशय की सर्वप्रथम चिकित्सा करनी है। अब आप ये तीन वर्ड, ये तीन लाइन आप कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक से समझाता हूँ। हमें पता है वात पित्त कफ के आगे मैंने 000 इसलिए लिखा है, अभी ये अपनी नॉर्मल स्टेज पे है, अभी हमें कोई रोग नहीं हुआ है, क्योंकि जब धातु अपनी सम अवस्था में रहता है तो रोग नहीं होता है। तो 000 अभी सम अवस्था में, लेकिन किसी कारणवश ये वृद्ध हो गए, मतलब कफ कितना परसेंट, 30% बढ़ गया, पित्त 60% बढ़ गया, और वात 90% बढ़ गया। तो अब हम इसमें देखेंगे, हम वृद्ध बोलेंगे हम कफ को, वृद्धतर हम बोलेंगे पित्त को, और वृद्धतम हम बोलेंगे वात को, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कफ को हमें बढ़ाना है, और कफ को बढ़ाने के बाद फिर सभी दोषों को हमें कम कर देना है। तो ये सन्निपातज ज्वर की चिकित्सा है, मतलब पहले हमें जो सबसे कम बढ़ावा जो दोष है उसे हमें और बढ़ाना है, उसके बाद बढ़े हुए जितने भी हम, जब ये इक्वल लेवल में आ जाए, फिर इन सब दोष को हमें कम करना है, और इन सबसे पहले हमें कफ दोष के स्थान आमाशय की सर्वप्रथम चिकित्सा करनी है। तो ये था हमारा सन्निपातज ज्वर की चिकित्सा। एट लास्ट आता है हमारा आगुंतज ज्वर। अब हमें पता है आगुंतज ज्वर, सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि आगुंतज ज्वर 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 4 सांप संग गए, 4 सांप संग गए, अर्थात अभिचारज, अभिशापज, अभिघातज और अभिशंगज और अभिघातज। तो ये 4 हमारे आगुंतज ज्वर है। अब इसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, अभिचार और अभिशाप, इसमें हम देते हैं देव व्यपाश्रय, अर्थात बलि, मंगल, ओम आदि चिकित्सा हम देते हैं इस पे। उसके बाद आता है हमारा अभिशंगज। अभिशंगज मतलब ये कुछ समय बाद खुद ही अपना आप शांत हो जाता है इस ज्वर से। ये जो ज्वर होता है, जो अभिशंगज ज्वर होता है, ये कुछ समय बाद अपने आप ही शांत हो जाता है। उसके बाद जो एट लास्ट आता है अभिघात। अभिघात जो मतलब चोट लगने से या किसी अस्त्र के प्रभाव से जो ये ज्वर होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, घृत या मनो अनुकूल मांस रस। जो भी वो व्यक्ति जो मांग रहा होगा, जो भी रस सेवन, जो भी उसकी मन की इच्छा होगी, हम वो उसे उस मांस रस का सेवन उसे कराते हैं। तो ये थी आगुंतज ज्वर की चिकित्सा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जितनी भी मैंने चिकित्सा बताई है, तरुण ज्वर, जीन ज्वर, धातुगत ज्वर, सन्निपातज और आगुंतज ज्वर, ये आप एक दो बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।